आने के बाद मैंने ये देखा कि जो जनता पुलिस से अपेक्षा करती है, पुलिस उस पे खरा नहीं उतर पाती। फिर एक घटना ऐसी हुई, ये कहानी ने मुझे इस घटना ने मुझे झकझोर दिया। उस बच्ची को मैंने अपनी आँखों के सामने जाते हुए देखा। तो इस सब के चलते फिर मुझे ये लगा कि जो मैंने सपना देखा था बचपन में, बड़ा आदमी बनने का, बड़ा करने का, तो वो शायद सही समय यही है। मैं कांस्टेबल के पद पे रह के कुछ न कुछ कर सकता। ये शुरुआत जब हुई ना, तो बहुत से लोगों ने दलाल कहा, बहुत से लोगों ने परेशान किया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का एक कांस्टेबल हूँ। ये खाकी वर्दी देख के आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा, एक प्रश्न ज़रूर आता होगा कि हम इस खाकी वर्दी को क्यों चुनें? हम इस खाकी वर्दी को आगामी 15 से 20 मिनट का समय क्यों दें? मैं इस छोटी-सी कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके ये 15 से 20 मिनट, अगर आप गूगल पे सर्च होना चाहते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, आप देश आपका काम जानना चाहता है, तो आप एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। मिर्ज़ापुर का नाम आते ही आपके मन में ज़रूर ख़्याल आता होगा कि हमारी कहानी कुछ फ़िल्मों जैसी होगी। लेकिन आप यकीन मानिए, हमारी कहानी उस फ़िल्म की कहानी से बहुत अंतर है। जब मैं अपने गाँव में था, क्लास 6 या 7 में मैं पढ़ता था अपने गाँव में। उस टाइम पे मैं पापा की खेती देखता था, तो मैं पापा के साथ कभी-कभी खेतों पे जाया करता था। तो पिताजी यही मेरे कहा करते थे कि बेटा पढ़ाई करो, खेती में कुछ नहीं है। क्योंकि कभी बारिश होती थी तो तब भी खेत की फसलें बेकार हो जाती थी। कभी बारिश ज़्यादा हो गई तो भी बेकार हो जाती थी, कभी बारिश नहीं होती थी तो भी खेती बेकार हो जाती थी। तो पापा ये दिखाते थे कि देखो खेती में ये रखा हुआ है, मैं इतना मेहनत करता हूँ, तब भी कुछ नहीं है। अगर जीवन में कुछ करना है तो एक बड़ा ऑफ़िसर बनना होगा, जाके तब तुम हमारा नाम, देश का नाम, गाँव का नाम ऊँचा कर पाओगे। तो मन में ये ख़्याल बहुत तेज़ी से मेरे मन में चल रहा था कि ये बड़ा आदमी कौन-सा होता है, ये छोटा आदमी कौन होता है। लेकिन ये पता था कि मैं ये पढ़ लिख के ही हासिल कर सकता हूँ। गाँव में ही पता चला कि आईएएस का भी कोई एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम होता है। एक छोटी-सी घटना मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे गाँव में ही किसी घटना में एक कार आई हुई थी, उस कार में ब्लू कलर की बत्ती लगी हुई थी। तो मैं ये जानना चाहता था, उनके उस अधिकारी के साथ ढेर सारे पुलिस वाले थे। तो मैं लोगों से पूछा कि ये इंसान कौन है? इनके सामने पुलिस वाले क्यों इतने ढेर सारे लगे हुए हैं? तो लोगों ने बताया कि ये यूपीएससी की परीक्षा पास करके डीएम साहब आए हुए हैं। तो फिर मैंने डीएम के बारे में सर्च करना शुरू किया कि डीएम बनते कैसे हैं? तो मन में ये था कि मुझे आगे जाके कुछ बड़ा करना है, आगे नाम रोशन करना है। बस ये मेरे मन में कंटिन्यू बना रहा। उसके लिए जब जैसे ही मैंने कक्षा 8 पास आउट किया, मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे इलाहाबाद जाना है, तैयारी करने जाना है, मैं पढ़ाई करूँगा, मैं कलेक्टर बनूँगा। तो पिताजी राज़ी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम संभल जाओगे तब तुमको हम इलाहाबाद भेजेंगे, तब तुम जाके तैयारी करना। इसी बीच में मेरे भैया थे, अभी लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने मुझे बल दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अगर तुम बड़ा कुछ करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, तो हम तुमको इलाहाबाद ज़रूर ले चलेंगे। वो मुझे इलाहाबाद ले आए। मैंने यहाँ पे तैयारी शुरू करी। उस टाइम पे जब मैं यहाँ पे आया तो हाई स्कूल पास किया, मैं इंटर पास किया। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, उसमें एडमिशन लेना भी एक चैलेंज था। तो मैंने प्रथम प्रयास में भी मैंने चूँकि एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है, तो सब कुछ भूल गया मैं कि मैं अगर ये एंट्रेंस क्वालीफाई नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने गाँव वापस लौट के जाऊँगा तो फिर गाँव वाले क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि बड़ा-सा सपना लेके गया था और आज ऐसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाया। तो मैंने उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। उस टाइम पे मेरे पास ऐसी कुछ व्यक्तिगत समस्याएँ आईं, जो कि सपना तो लेकर आया था कि मुझे डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, एक बड़ा आदमी बनना है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएँ मेरे पास आईं, तो मुझे लगा कि जो भी जॉब मुझे इस टाइम पे मिलनी चाहिए, वो मुझे प्राप्त कर लेनी चाहिए। घर की स्थिति ठीक थी, लेकिन ये मुझे लग रहा था कि अभी मुझे एक जॉब चाहिए। उसके लिए मेरे पास एक ये पुलिस कांस्टेबल का एक ये पद आया हुआ था। तो मुझे लगा ठीक है, हम इसी में ट्राई करते हैं, क्योंकि जब हम बड़ा कार्य करेंगे तो उसमें पद की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो हम डीएम बन के भी कर सकते हैं, एक हम पुलिस वाला भी बन के कर सकते हैं। तो मैंने वो फॉर्म फिलअप किया, मैंने उसके लिए भी तैयारी शुरू करी और करते-करते इस एग्ज़ाम को मैंने क्वालीफ़ाई किया और सबसे बड़ी बात कि इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने में मात्र केवल मेरे ₹50 खर्चा हुए। तो इसी बीच मैं पुलिस में भर्ती हो गया, मेरी ट्रेनिंग हुई, मैं डिपार्टमेंट में आ गया, एक छोटे से पद पे मैंने जॉइन किया। तो पुलिस में आने के बाद मैंने ये देखा कि जो जनता पुलिस से अपेक्षा करती है, पुलिस उस पे खरा नहीं उतर पाती है, या हम जो जनता से अपेक्षा करते हैं, जनता उस पे खरा नहीं उतर पाती। तो एक द्वंद जैसा चल रहा था सब कुछ। तो मुझे ये लगा कि मैं मन में तो ये शुरू से था, बचपन से था कि मुझे बड़ा करना है, मैं डीएम ज़रूर बनूंगा, लेकिन मैं डीएम नहीं बन पाया।
मैं कलेक्टर नहीं बन पाया, लेकिन मन में ये था कि जब कुछ करना है तो हम जिस पद पे हैं, हम उसी पद पे रह के कर सकते हैं। तो इसी के क्रम में मैंने फिर 1-2 घटनाएँ ऐसी हुई मेरे सामने मेरी ज़िंदगी में। होता नहीं कि इंसान जब आप कुछ करना चाहते हैं तो वैसी घटनाएँ आपको ईश्वर मिला देता है, वैसी चीज़ें आपके सामने लाएगा। तो मेरे सामने ये आया कि मैंने एक बार देखा कि ऐसे ही मन में आया, महाशिवरात्रि का दिन था तो मुझे लगा कि मुझे आज ब्लड डोनेशन करना चाहिए। बस ऐसे ही ख़्याल आ गया मेरे मन में और जाके मैंने ब्लड डोनेट कर दिया। ब्लड डोनेट करने के बाद एक सज्जन का मेरे पास 1 दिन के बाद कॉल आती है कि सर आपने कल ब्लड डोनेट किया था, उस ब्लड का क्या आपने यूज़ कर लिया? तो मैंने कहा मैंने उस ब्लड का भी यूज़ नहीं किया है। कहे मेरी बिटिया स्तुति नाम की बिटिया थी उनकी, उन्होंने कहा मेरी बिटिया अस्पताल में एडमिट है, कैंसर से जूझ रही है, क्या सर वो ब्लड मैं ले सकता हूँ आपका जो आपने डोनेट किया था? तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। तो कहे आप आएँगे ब्लड बैंक में, आप सिग्नेचर करेंगे तभी वो ब्लड मुझे मिलेगा। तो मैं दोबारा से गया ब्लड बैंक में, मैंने सिग्नेचर किया तो ब्लड उनको इश्यू हो गया। उसके बाद मैं उस बिटिया को देखने जाने भी लगा अस्पताल में। 2-4 बार मैं गया, उससे मिला, वो मुझसे बात करती थी, तो उससे एक ममता मेरी जुड़ गई। फिर मैं उसको अक्सर जाके देखने लगा फिर। तो वो अचानक से 1-2 महीने के बाद उनके पिताजी की कॉल आती है कि अ, कॉल आती है मतलब वो रोने लगते हैं। तो मुझे ऐसा था कि कैंसर था, लास्ट स्टेज पे था बिटिया का कैंसर, तो ऐसा हादसा हो गया होगा। तो मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो फिर सब रो रहे थे, वो बिटिया उस दुनिया में नहीं थी। लेकिन जाते-जाते उनके पिताजी ने जो संदेश बताया कि बिटिया जाते-जाते कह गई थी कि पापा जो अंकल आते हैं मुझे देखने के लिए, जो वो ब्लड डोनेट करते हैं मेरे लिए, तो आप जब मैं इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, तो आप मेरे जाने के बाद आप ज़रूर ब्लड डोनेट करिएगा उस पुलिस वाले अंकल के लिए। तो ये कहानी मेरे मन में ये आया जब उस बच्ची को मैंने अपनी आँखों के सामने जाते हुए देखा, तो मुझे लगा कि ऐसा क्या है आदमी इंसान ब्लड डोनेट नहीं करता है, ब्लड के अभाव में कई ज़िंदगियाँ चली जाती है। फिर एक घटना ऐसी हुई, फिर मैं एकदम से ये कहानी ने मुझे इस घटना ने मुझे झकझोर दिया। फिर ऐसे 2-4 दिन के बाद फिर एक कहानी ऐसी हुई कि एक मुझे पता चला कि एक व्यक्ति को एक महिला को ब्लड चाहिए और वो प्रेग्नेंट महिला थी। और उसका पति कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को ब्लड नहीं दूँगा, भले ही वो मर जाए, मेरी शादी दूसरी हो जाएगी लेकिन मैं ब्लड नहीं दूँगा। तो इस कहानी ने भी मुझे डाइवर्ट किया कि एक ऐसा पति है जो 7 फेरे एक दूसरे ने लिए हैं, एक दूसरे के लिए कस्में खाई हैं। तो बाद में जाके वो इस पति कैसे कह सकता है अपनी पत्नी के लिए कि मैं तुमको ब्लड नहीं दूँगा, तुम भले मर जाओ। तो ये कहानी जब मुझे पता चलती है तो मुझे लगा कि ये दुनिया ये देश हमारा जा कहाँ रहा है, ये कैसे इस टाइप के इंसान हैं दुनिया में। तो इस कहानी ने भी मुझे बहुत झकझोरा। तो इस सब के चलते फिर मुझे ये लगा कि जो मैंने सपना देखा था बचपन में, बड़ा आदमी बनने का, बड़ा करने का, तो वो शायद सही समय यही है। मैं कांस्टेबल के पद पे रह के कुछ न कुछ कर सकता हूँ। वो कहा जाता है ना कि शुरुआत जब आप करेंगे तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये मैंने किताबों में पढ़ा था, मैंने सुना था। लेकिन ये शुरुआत जैसे मैंने शुरुआत की कि मैं ब्लड डोनेशन अब कंटिन्यू करूँगा। एक पुरुष वर्ष में 4 बार रक्तदान कर सकता है। जब मैंने पहली बार उस बिटिया के लिए रक्तदान किया और मैंने इस छोटी-सी फ़ोटो ली और सोशल मीडिया पे चिपका दिया। तो फ़ोटो लगाने के बाद लोगों ने कहा ये क्या दिखावापन है, अगर तुमने अच्छा काम किया तो दिखाए क्यों हूँ। लेकिन उस फ़ोटो के लगाने की वजह से क्या हुआ कि 5 लोगों ने मेरी बुराइयाँ करी, 10 लोग मुझसे आके जुड़ गए यार अब कभी किसी को ब्लड चाहिएगा तो मुझे बताना। तो मुझे लगा कि इस घटना का था इस मुहिम का, इस कैंपेन का तो ये बहुत बड़ा लाभ है कि 10 लोग मुझसे जुड़े, भले 5 लोग मेरी बुराई किए लेकिन 10 लोग मुझसे जुड़े। तो मैंने सोशल मीडिया को ही अपना एक मजबूत स्तंभ मान लिया। मैंने ट्विटर पे पुलिस मित्र नाम से एक पेज बनाया। ये पेज बनाते समय भी मेरे मन में ख्याल आया था कि मैं कौन सा नाम दूं। ऐसा कोई नाम मुझे चाहिए था कि जो पुलिस और पब्लिक को एक साथ लेके चले। तो मैं सोचता रहा, इसके बाद मुझे ये नाम मिला पुलिस मित्र। तो पुलिस मित्र नाम से मैंने एक समूह बनाया जो कि सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे आज है। और उस सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने खूब लोगों को जागरूक किया, खूब बताना शुरू किया कि ब्लड डोनेशन ऐसे होते हैं, ये होते हैं, किसी की जान बचती है, स्वतः के फायदे होते हैं। तो ये शुरुआत जब हुई ना तो बहुत से लोगों ने दलाल कहा, बहुत से लोगों ने परेशान किया, साथ के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया कि अगर इसके साथ रहूँगा तो ये ब्लड डोनेशन करवा लेगा, ये खून निकलवा लेगा और हम कमज़ोर हो जाएँगे, हम कहीं मर ना जाएँ, तो इससे अच्छा है कि इसका साथ ही छोड़ दें। तो मेरे जितने साथ के लोग थे, मेरे अपने थे जिनके साथ मैं उठता-बैठता था, उन्होंने साथ छोड़ दिया। इवन कि मेरे पिताजी ने भी मुझे डाँट लगाई कि तुम सब नौकरी करते हैं, तुम भी नौकरी करो। और मेरी पत्नी ने भी कहा कि जैसे सब कर रहे हैं वैसे आप भी करें, क्या अलग से ड्रामा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब मैं करता रहा, उन सबको समझाता रहा कि ब्लड डोनेशन से कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर 4 लोग कह रहे हैं तो कहें, आप लोग तो एटलीस्ट मेरा साथ दीजिए। तो कहने के बाद पिताजी मेरे जागरूक हुए। फिर पिताजी इतने जागरूक हुए कि उन्होंने मेरा सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि ठीक है बेटा, अगर तुमको लगता है, शायद उन्होंने भी लोगों से पता किया कि ब्लड डोनेशन से खुद के फ़ायदे होते हैं।
और दूसरों की ज़िंदगी बसती है तो एक अलग खुशी है। तो उन्होंने मेरा सपोर्ट करना शुरू किया। पिताजी का मेरे इस पूरे कैंपेन में, मेरे पूरे मुहिम में पिताजी का बहुत अच्छा साथ रहा। इस मुहिम में बाद में मेरी पत्नी का साथ रहा। मेरी पत्नी मेरे साथ रक्तदान करने लगी, मेरे पूरे परिवार का साथ मिलने लगा, मेरे भैया थे उनका साथ मिलने लगा। तो ये करते-करते एक लंबा सफ़र तय हुआ और अब जाके ये 5 सालों का सफ़र मुश्किलों से और कई बुराइयों से, कई यातनाओं से चलता रहा। इस मुश्किल सफ़र में सबसे बड़ा साथ रहा तो मेरे डिपार्टमेंट का, मेरे सीनियर्स ऑफिसर्स का, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनको लगा कि नहीं, अगर ये लड़का कुछ कर रहा है, कांस्टेबल कुछ कर रहा है, तो करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे काम को सराहा, मुझे मेडल दिया, मुझे सम्मानित किया, जिससे मेरे अंदर एक ऊर्जा आई और मुझे लगा कि नहीं, मैं जब तक इस धरा पे रहूँगा, मैं अपना पूरा बेस्ट करने का प्रयास करूँगा। आपने मुझे सुना, देखा, समझा। मेरे कहानी का अगर मैं आपको मैसेज देना चाहूँ तो मैं अपने यूथ से, अपनी आने वाली पीढ़ियों से, अपने पुलिस के साथियों से, अपने देश के साथियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जहाँ हैं, आप जिस रूप में हैं, आप बेस्ट कर सकते हैं। आपको बेस्ट करने के लिए किसी पद की ज़रूरत नहीं होती। आपको बेस्ट करने के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं होती, आपको किसी सोच की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जुनून है, तो आप डेफ़िनेटली कोई भी कार्य कर सकते हैं। मैं अपने जीवन में अगर किसी से बहुत प्रभावित होता हूँ तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनसे उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जिनको मैं आप सभी के सामने शेयर करता हूँ। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।